करेंगे सोने की, जहां पर एक महीने के लोज पर कारोबार होता हुआ नजर आया है। और अगर चांदी की बात करें तो यहां पर गिरावट ज्यादा गहराई है। कल चांदी में 2% की गिरावट थी और पिछले एक हफ्ते में अब चांदी 5.5% तक फिसल चुकी है। क्या ये सोना चांदी खरीदने के सही मौके हैं, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे बेस मेटल्स की, जहां पर चाइना का वीक डेटा यहां पर मेटल्स पे कुछ और प्रेशर डालता हुआ नजर आया है। तो चाहे वो कॉपर है, स्टील है, आयरन ओर है, जिंक है, सभी में हल्की सी गिरावट के साथ कारोबार। साथ ही बात करेंगे मिलेट्स की, यहां पर जहां पर पीडीएस में अब श्री अन्न को शामिल करने की चर्चा बढ़ चुकी है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे गंगानगर कमोडिटीज के अमित खरे, मोतीलाल ओसवाल के किशोर नारने। साथ ही बात करेंगे एग्रीकल्चर पॉलिसी एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा से भी। लेकिन शो की शुरुआत आज सोने के साथ करेंगे, क्योंकि यहां पर खासी मुनाफा वसूली आई है। फेड ऑफिशियल की तरफ से स्टेटमेंट है कि शायद इंटरेस्ट रेट हाइक्स यहां पर और करनी पड़े इन्फ्लेशन को काबू में लाने के लिए। किशोर, जिस तरह की डॉलर में तेजी है, ट्रेजरी ईल्ड्स में हमने बढ़त आते हुए देखी, उन सबका असर सोने पे पड़ा है और एक रेंज में अब सोना फंसता हुआ नजर आया है। 1930 के आसपास कारोबार कर रहा है, 1950 या 1970 के ऊपर भी नहीं जाता। कैसे देखते हैं आप ये रेंज और यहां से क्या करने की राय है? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक जैसा आपने बताया, दो मतलब इम्पॉर्टेंट रीजंस है। वन इज़ दैट कि फिच का रेटिंग डाउनग्रेड करने के बाद जैसा नेचुरली जो डॉलर का मजबूती होता है, बिकॉज बेसिकली सेफ हेवन का डिमांड जो आता है वो एक डॉलर इंडेक्स में जो मजबूती देखे थे, उसके साथ साथ ट्रेजरी यील्ड्स में भी फर्मनेस देखे थे। प्रॉबली ये दोनों कमोडिटीज़ के लिए नेचुरली वीक सेंटिमेंट प्रोवाइड करता है। सो गोल्ड में एक करेक्शन देखने के लिए मिला था। बट उसके बावजूद इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर एक्चुअली जो एक्सपेक्टेशन है, अभी एक रेट हाइक का एक्सपेक्टेशन अभी भी मार्केट में है। कंज्यूमर स्पेंडिंग खास करके कम नहीं हो रहा है, कंज्यूमर स्पेंडिंग में कूल डाउन नहीं हो रहा है। हालांकि जॉब क्रिएशन में देखें, एनएफपी आपको 1,82,000 के आसपास आया, जो 2 लाख प्लस चल रहे थे, अभी थोड़ा कम आया, बट कहीं ना कहीं अभी भी कूल ऑफ का साइंस नहीं आ रहा है। तो उसको लेकर मार्केट चिंतित है। कहीं ना कहीं फर्मनेस है ट्रेजरी यील्ड्स में। तो इसका जो वीकनेस है वो गोल्ड सिल्वर दोनों में कंटिन्यू होगा। और नेचुरली सिल्वर गोल्ड से हाई बीटा कमोडिटी है, सो गोल्ड जब गिरेगा तो सिल्वर ज़्यादा गिरेगा, वो हम लोग मार्केट में देख रहे हैं। सो हाल फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में गोल्ड इंडियन मार्केट्स में 59,000 तक डाउनसाइड है। जहाँ तक सिल्वर की बात है, 70,500 70,800 तक भी डाउनसाइड है। सो इसका जो नेगेटिव मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो यहाँ से आउटलुक तो दिया किशोर ने, लेकिन स्ट्रैटेजी इमीडिएट लेवल से क्या हो सकती है वो अमित से ले लेते हैं। अमित, आपका व्यू क्या है? 71,169 पर सिल्वर ट्रेड कर रहा है और जैसे कहा किशोर ने भी 70,000 तक सिल्वर और 59,000 तक गोल्ड। अगर इन लेवल से कोई ट्रेड लेना हो तो क्या सजेशंस होंगे आपके? जी, गुड मॉर्निंग दीपाली। मेरे को लगता है गोल्ड काफी टाइम से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपर में 60,000 के आसपास, 60,200 के आसपास आता है और नीचे में 59,000 के आसपास तक आता है। तो मेरे को लगता है 59 का लेवल जब तक गोल्ड होल्ड कर रहा है तब तक इसमें खरीदारी की अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। अभी मौजूदा स्तर जैसे 59,397 के आसपास है, 59,300 के करीब एक गोल्ड में बाय का ट्रेड लिया जाना चाहिए। मेरे को लगता है 60,000 के भाव 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड में मिल सकते हैं देखने को, और 59,000 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लेके चले। सिल्वर की अगर हम बात करें तो 76,500 रुपए के लेवल से इसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। प्राइजेस जो है सिल्वर के काफी ओवरसोल्ड जोन में अभी आ गए हैं। तो मेरे को लगता है 71,000 रुपए का भाव काफी अच्छा है ट्रेडर्स के लिए। ये भाव पे ट्रेडर्स अगर एंट्री करते हैं बाय साइड में तो काफी अच्छा रिटर्न जो है आगे आने वाले कुछ महीनों में हमें सिल्वर में मिल सकता है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 71,000 रुपए के आसपास सिल्वर खरीदें, 70,500 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। मेरे को लगता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 72,000 के प्राइस जो है सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। जी किशोर, अगर किसी को ईयर एंड तक लेना हो या फिर लॉन्गर टर्म के हिसाब से लेना हो तो क्या, कहाँ पे, आई मीन ऑब्वियसली बॉटम्स पकड़ना मुश्किल है, लेकिन आपको क्या लगता है कहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स हैं? मेरे से क्वेश्चन है? किशोर से है। मनीषा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट एक्चुअली, अगर आप अभी इमीडिएटली सिल्वर या गोल्ड में अगर पोजीशंस नहीं लेंगे तो बहुत ज़्यादा भागने वाला नहीं है। नंबर 1, दैट इज़ रूल्ड आउट एज ऑफ नाउ।
सेकंड थिंग इज कि कहाँ तक खरीदारी करना चाहिए, व्हाट इज बार्गेन हंटिंग लेवल्स। बार्गेन हंटिंग लेवल्स आपको सिल्वर में मेरा बार्गेन हंटिंग लेवल रहेगा एनीवेयर 69,000 से 70,000 के बीच में बार्गेन हंटिंग लेवल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 1,000 रुपये डाउन साइड है। अगर गोल्ड में अगर देखेगा तो प्रॉब्ली 58,500 टू 58,900 के आसपास का जो लेवल्स है वो बार्गेन हंटिंग लेवल्स रहेंगे। मैं हालांकि ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये लेवल्स देखने के लिए मिलेगा, बट ये लेवल्स अगर मिलता है तो उसमें आपको बहुत ही सेफ तरीके से आप बाइंग हो सकता है, वहाँ पे डाउन साइड बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है। बट ट्रिगर आपको जो मिलेगा जब भी फेड एक इंडिकेशन देगा मार्केट में कि यस रेट हाइक का सिलसिला खत्म हो गया, जो साइकिल एंड हो गया, शायद रेट कट नहीं करे, बट ये जो एंड ऑफ साइकिल जो है अगर उसका ऐलान हो जाता है वो एक आपको मेजर ट्रिगर रहेगा। तब तक आपको बहुत ही बड़ा अपसाइड ट्रेंड नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत रुपी वीकनेस अभी जो स्पेशली खासकर देखें 82, 90 तक भी अभी जो स्लाइटली वीकेंड हुआ है, मुझे लगता है यहाँ पे 83 को क्रॉस करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। सो आपको रुपी का भी बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा नहीं है यहाँ से। ओके एक और चीज़ क्विकली किशोर, आपने ट्रिगर्स की तो बात की और प्राइस मूवमेंट की, तो फिर आम तौर पे दिवाली तक या फिर इस ईयर एंड तक प्राइसेस कहाँ जाएंगे? क्योंकि 59,000 जो सपोर्ट की आप गोल्ड पर बात कर रहे हो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो क्या धीरे धीरे यहाँ से बाइंग इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से करनी चाहिए और क्या टारगेट आप देखते हैं बाय दिवाली और बाय न्यू ईयर? इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से यस डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं। अगर आपका 2 साल के अगर व्यू है तो आप खरीदारी करके चलना चाहिए। ये साल में मैक्सिमम आपको मतलब 7-8% का अपसाइड है। 7-8% आप मान के चलिए 60,800 61,000 तक आपको गोल्ड है। सिल्वर 74,000 तक अपसाइड है, दैट इज टुवर्ड्स द ईयर एंड। बट मुझे लगता है कि अगर लास्ट क्वार्टर दैट इज समवेयर नवंबर तक अगर फेड ये इंडिकेशंस देता है तो आपको फर्स्ट क्वार्टर 2024 कुड बी ए मेजर अपसाइड रैली आ सकता है। बट अगर ये इसके लिए वेट करें, शायद मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे अगर डाउनसाइड लेवल्स में मिलता है तो आपको एक्यूमुलेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए। बट ईयर एंड तक आप 74,500 से ज़्यादा सिल्वर का उम्मीद ना रखें, उससे बेहतर हो सकता है, बट मेरा उम्मीद वहाँ तक सीमित रहेगा। तो ये बात हुई यहाँ पर सोने चांदी की, जहां पर आपको बार्गेन हंटिंग के लेवल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन बाजार पर एक पैनी नजर रहे, क्योंकि इस हफ्ते में अभी भी चाइना ट्रेड डेटा तो आ जा चुका है, लेकिन चाइना इन्फ्लेशन नंबर्स और यूएस इन्फ्लेशन नंबर्स आने बाकी हैं और उसकी डायरेक्शन बाजार यहाँ पर जरूर लेगा। सोने चांदी से आगे बढ़ते हैं, बात मेटल्स की करते हैं। और किशोर, एक इमीडिएट इंपैक्ट हमने मेटल्स पे आता हुआ देखा जैसे ही चाइना के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही नंबर्स बाजार के एक्सपेक्टेशन से जुलाई के महीने के लिए काफी वीक आए। कैसे देखते हैं आप ये नंबर्स और आगे जाके मेटल्स की चाल कैसी रह सकती है? सी मेटल्स में जैसा आपने बताया कि चाइनीज वीकनेस इज प्लेइंग अ रियल हैवॉक हियर, एंड सेकंड इज कि थोड़ा इन्वेंट्रीज भी कंफर्टेबल आ गया। सो मेरे हिसाब से जो चाइनीज गवर्नमेंट ने जो स्टिमुलस मेजर्स जो अनाउंस किया है, थोड़ा बहुत हाउसिंग सेक्टर में अनाउंस किया था, बट दे आर नॉट मार्केट मूविंग मेजर्स एक्चुअली। बहुत ही बड़ा स्टिमुलस पैकेज नहीं था या मॉनेटरी पैकेज नहीं था, इस बेसिकली पॉलिसी सपोर्ट दिया था इन लोगों ने। सो उससे मार्केट में कुछ खास बदलाव नहीं आया है सेंटिमेंट का। फंडामेंटली वीक है, डिमांड साइड कमज़ोर है मेटल्स में एज ऑफ नाउ, और इन्वेंट्रीज कंफर्टेबल है। तो अभी जो रिसेंटली रैली आया था कॉपर में, आई थिंक उसका एक करेक्टिव स्टैंड अभी ले सकते हैं। 738 739 के आसपास कॉपर में बिकवाली का सलाह दे सकते हैं। डाउन साइड में आपको 730 तक शॉर्ट टर्म में जा सकता है, और आप स्टॉप लॉसेस मेंटेन करना चाहिए 742 के आसपास। छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, बट आपको डाउन साइड आपको 730 तक मिल सकता है। अमित, कॉपर की बात तो हुई, लेकिन जिंक पर क्या राय रहेगी आपकी और एल्यूमिनियम पर? अमित, क्या आप सुन पा रहे हैं? अगर हाँ तो प्लीज अपने व्यूज जिंक पर दीजिए स्पेशली।
जिंक दीपाली मेरे को लगता है काफी अंडर परफॉर्म अभी करा हुआ है कि बाकी मेटल्स के हिसाब से। तो मेरे को लगता है ट्रेडिंग के व्यू से अगर मैं देखूं तो प्राइसेस जब तक 217 रुपए के ऊपर है तब तक इसमें एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी ट्रेडर्स को अपनानी चाहिए। मौजूदा भाव 222 रुपए 75 पैसे है। अगर 1 से 2 दिन का व्यू की मैं बात करूं तो 220 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। फर्स्ट टारगेट मेरे को लगता है 226 रुपए 50 पैसे और दूसरा टारगेट मेरे को लगता है 228 रुपए के आसपास तक इसमें देख सकते हैं। वहीं पे अगर एल्यूमिनियम की मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम जो है काफी टाइम से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। 204 रुपए 205 रुपए ऊपर के साइड में जाता है, नीचे में 196 195 के आसपास तक आता है। तो मेरे को लगता है इस रेंज के अकॉर्डिंग ट्रेडर्स को प्ले करना चाहिए। 204 रुपए के आसपास अगर मिलता है तो 206 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एक बिकवाली का ट्रेड लेके चल सकते हैं। वहीं पे नीचे अगर 196 के आसपास तक आता है तो 194 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एक बाय का ट्रेड लेके चल सकते हैं। तो ओवरऑल 206 से लेके 196 की रेंज मेरे को एल्यूमिनियम की लगती है। जी दीपाली। ऑल राइट, क्रूड ऑयल प्राइसेस भी आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, जहां पर जुलाई का महीना काफी बेहतरीन बीता और अगस्त का महीने की शुरुआत भी यहां पर अच्छी हुई है। $85 के आसपास आज भी यहां पर कारोबार है। किशोर, कैसे देखते हैं क्रूड प्राइसेस, क्योंकि चाहे वो ओपेक एंड एलाइज की प्रोडक्शन है, यूएस की इन्वेंट्री डिक्लाइन है, सभी कुछ बाजार ने फैक्टर इन किया है और टाइटनेस की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनका सपोर्ट प्राइसेस में। सी मनीषा, आई थिंक काफ़ी हद तक जो फिजिकल सप्लाई साइड है काफ़ी हद तक मार्केट ने प्राइस इन किया है और फर्दर ये सेंटिमेंट्स ये है कि क्लियर है कि ओपेक प्लस सप्लाई पे काबू पा लिया है और उन लोग कंटिन्यूसली इसको टाइट ही रखेंगे। हालांकि दूसरा साइड जो है डिमांड साइड है, जो चाइना का जो डिमांड है, अगर इफ़ यू लुक एट जून दे हैव एक्चुअली इंपोर्टेड रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ क्रूड, उन लोगों ने स्टॉक पाइल्स भी भर दिया। सो थोड़ा बहुत जुलाई में उनका इंपोर्ट्स कम हुआ, बट फिर भी अगर आप पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 17-18% हायर ही चल रहा है। हालांकि दैट इज एक्चुअली क्रिएटिंग द डिमांड सप्लाई साइड का जो बुलिशनेस है। एंड वन मोर ट्रिगर इज दैट कि जो यूक्रेन ने जो एक रशियन ऑयल फैसिलिटी पे, स्पेशली पोर्ट पे और टैंकर पे अटैक किया था, ड्रोन अटैक किया था, वो कहीं ना कहीं मार्केट को नर्वसनेस क्रिएट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं शिपिंग लाइंस पे इस वॉर का जो असर पड़ेगा एंड सप्लाई कंस्ट्रेंट्स वहाँ से ज़्यादा हो सकता है। वो रिस्क प्रीमियम अभी बिल्ट इन हो रहा है मार्केट में। तो इसमें जो तेज़ी है वो शॉर्ट टर्म के लिए कंटिन्यू रहेगा, बट आज हाल फिलहाल के लिए मैं थोड़ा बहुत करेक्टिव डिप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो इंट्राडे के लिए एक बार क्रूड बिकवाली करके चल सकते हैं, बट मैं अगर पोजिशनल ट्रेडर्स है तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर डिप्स के लिए वेट करें, प्रॉब्ली 6700 के आसपास जो लेवल्स है वो बाइंग के लिए आसार रहेगा। बट अगर इंट्राडे आज के लिए अगर ट्रेडिंग करना है 6820 के आसपास इसमें बिकवाली कर सकते हैं, या 6800 का जो पुट है वो अराउंड 130 रुपीज़ के आसपास अवेलेबल है, वो 90 रुपीज़ का स्टॉप लॉस के साथ आप 6800 का पुट खरीदारी कर सकते हैं। 200 रुपये के आसपास का टारगेट है। सो अराउंड 100-125 रुपये के करेक्टिव डाउनसाइड आ सकता है, बट वहाँ से ट्रेंड जो है वो सेक्युलरली अभी भी बुल ट्रेंड कंटिन्यू रह रहा है। ये एक करेक्टिव डाउनसाइड आ सकता है शॉर्ट टर्म में। ओके, तो शॉर्ट टर्म में करेक्टिव डाउनसाइड आने की पॉसिबिलिटी कच्चे तेल में यहाँ से प्राइसेस नीचे स्लिप हो सकते हैं। तो अगर आप तेजी के पोजीशन होल्डर्स हैं तो अलर्ट रहें। फिलहाल ½ % नीचे भाव कर रहा है ट्रेड। चलिए, शुक्रिया किशोर आने के लिए शो में। और संसद की स्थायी समिति ने सरकार को सुझाव दिया है, कहा है कि मिलेट्स यानी श्री अन्न को पीडीएस समेत दूसरे कल्याणकारी योजनाओं में शामिल किया जाए। इसका क्या रीजनिंग रह सकता है, कैसे किया जाएगा, इस पर बात करने के लिए एग्रीकल्चर पॉलिसी एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी नमस्कार। क्लियरली इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है और मिलेट्स को लेकर आसपास हमने काफी सुझाव यहां पर बनते हुए देखे हैं, लेकिन मिलेट्स को पीडीएस में इंक्लूड करने को कैसे देखते हैं आप? बहुत सालों से सिविल सोसाइटी का ये प्रयास था कि मिलेट्स की पैदावार बढ़ाने के लिए उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इंक्लूड किया जाए, और ये बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का कि जो स्टैंडिंग कमेटी की जो रिकमेंडेशन है कि ये होना चाहिए पीडीएस में मिलेट्स का इंक्लूजन, और व्हीट और पैडी के साथ जो भी पैकेज देते हैं सरकार उसमें उसको इंक्लूड किया जाए। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, क्योंकि मिलेट्स के बढ़ोतरी के लिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो
जो उसकी एक मार्केटिंग का, एक अश्योर्ड मार्केटिंग का एक नेटवर्क बना सके। और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पीडीएस की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ती है और उसकी प्रोक्योरमेंट भी बढ़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और प्लस इसमें जो उसका जो प्राइस है, जिस प्रोक्योरमेंट प्राइस पे खरीदना चाहिए, वो देखा हमने ऑलरेडी कि कर्नाटक ने जब शुरुआत की थी तो कर्नाटक ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट प्राइस था जो अनाउंस करते हैं हर साल, उससे बहुत ज़्यादा उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने प्राइस दिया था। और वही एक कारण था कि उसमें एक जो उत्पादन, रिकॉर्ड उत्पादन देखा गया था रागी का और बाकी मिलेट्स का, वो उसी कारण हो पाया था। तो मुझे लगता है कि ये अगर और भी स्टेट्स में ये पालन किया जाता है तो मिलेट्स का फैलाव भी और प्रोडक्शन भी, दोनों चीजें बढ़ेंगी। एक और चीज जो हमने काफी बढ़ते हुए देखी है देवेंद्र जी, वो है एमएसपी। अगर मिलेट्स की एमएसपी देखी जाए तो बाकी कमोडिटीज के मुकाबले काफी ज्यादा है। आप कहेंगे प्रोत्साहन इन द राइट डायरेक्शन है? देखिए, आप जब हम लोग ये कहते हैं ना, या कोई भी इस बात को रखता है कि मिलेट्स की जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है वो कंपैरेटिवली सब क्रॉप्स के ज़्यादा, देखिए जब भी हम प्रोक्योरमेंट प्राइस को नापते हैं या आंकना चाहते हैं तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि पर एकड़ की हम प्रोडक्टिविटी देखें और उस प्रोडक्टिविटी के हिसाब से देखें कि जो उसका जो किसान को इनकम मिलनी चाहिए जो मिलेट्स की कल्टीवेशन के माध्यम से, वो उसको इतनी मिले कि वो जो बाकी क्रॉप्स हैं, पैडी है वहाँ पर कर्नाटक में, उसके बनिस्बत वो ज़्यादा हो, तभी किसान वहाँ शिफ्ट करेगा। मुझे लगता है क्योंकि प्रोक्योरमेंट अगर बढ़ानी है हमने तो ये हमें देखना पड़ेगा कि भाई मिलेट्स का प्रोक्योरमेंट प्राइस को अभी और बढ़ाने की जरूरत है, ताकि वो उससे कंपेयर ही ना करे बल्कि उससे थोड़ा सा एक तरह का एक इनिशिएटिव या एनकरेजमेंट जो है किसान को वो मिलनी चाहिए बाय वे ऑफ प्राइस एंड बाय वे ऑफ इनकम। तो मुझे लगता है कि लेट अस सी, जो प्राइसिंग की हम बात करते हैं हम बाकी कंपैरेटिवली नहीं कर सकते, हमें ये देखना कि किसान को 1 एकड़ में या 1 हेक्टेयर में उससे ज़्यादा इनकम मिलती है। जो ऑलरेडी क्रॉप कल्टीवेशन जो प्रैक्टिसेस कर रहा है वो उसको बढ़ोतरी देने के लिए हमें अधिक प्राइस देना पड़ेगा। ओके, क्विकली देवेंद्र जी, एक चीज़ और, राइस या फिर वीट के ओवरऑल प्रोडक्शन नंबर्स आपको कैसे दिख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था पल्सेस के केस में तुअर पर की अवेलेबिलिटी को ओवरकम करने के लिए सरकार ने बाकी दालों को प्रोत्साहन देने की कोशिश की थी। उस पर्सपेक्टिव से देखें तो किस तरीके की सिचुएशन दिख रही है? देखिए, अभी तो क्रॉप खड़ी है और हम देख रहे हैं कि जो नुकसान सहा है क्रॉप ने पैडी का, स्पेशली इस मानसून के सीजन में, वो काफ़ी हद तक उसको जब हम सोइंग की एकरेज देखते हैं तब तो वो ठीक है, ओवरकम होता नजर आ रहा है, लेकिन जो रीसोइंग हुई है उसका भी तो ईल्ड लॉस होता है। और वो सब जो फ्लड से जो सिल्ट की डिपॉजिट हुई है जहाँ पर, वो उसको खाली करने में या शायद दोबारा उसको मौका ना मिले उनको सोइंग का, तो वो नुकसान तो है ही है। लेकिन बाई एंड लार्ज पैडी क्रॉप इतना शॉर्टफॉल नहीं है जितना पहले एंटिसिपेट कर रहे थे, अनलेस कि एल नीनियो का फैक्टर जो है आने वाले दिनों में वो ओवर करना आए। लेकिन जो अवेलेबिलिटी की आपने बात की है, मुझे लगता है कि वीट और पैडी स्पेशली आफ्टर द गवर्नमेंट्स बैन टू एक्सपोर्ट, अब आई थिंक वी आर इन ए क्वाइट ए कंफर्टेबल पोजीशन जहां तक कि अवेलेबिलिटी का हिसाब है। तो ये इंडिकेटर पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि भाई इसको सोच के चलना चाहिए कि भाई पैडी का एक्सपोर्ट या राइस का एक्सपोर्ट जो हम आने वाले सालों में, जो बहुत प्रेशर है इंडिया के ऊपर कि वो खोलना चाहिए, मुझे नहीं लगता उसको खोलना चाहिए, बिकॉज देयर इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट, क्योंकि पानी बहुत कंज्यूम होता है। और अगर आंका जाए तो 88 ट्रिलियन टन्स ऑफ वाटर जो है वो जो 22 मिलियन टन का हम एक्सपोर्ट कर रहे थे पिछले साल, तो वो 88 ट्रिलियन लीटर्स ऑफ वाटर भी एक्सपोर्ट करता है। तो पानी की बहुत किल्लत है और मुझे लगता है कि वी हैव टू बी वेरी वॉचफुल अबाउट अपने पानी की रिक्वायरमेंट, हम पानी को एक्सपोर्ट ना करें, ये हमें श्योर करना पड़ेगा। आई थिंक वी नीड टू हैव ए बिगर डिबेट ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। ओके, चलिए, शुक्रिया देवेंद्र जी आने के लिए शो पर और अपने व्यूज़ इस डेवलपमेंट पर देने के लिए। तो फिलहाल तो अवेलेबिलिटी की कंसर्न नहीं है और जो ये स्कीम का सुझाव दिया है संसद की समिति ने, ये एक वेलकम मूव है, जल्द से इस पर अमल होना चाहिए। चलिए, शुक्रिया अमित आपका भी, माफ़ी चाहेंगे आपसे स्ट्रैटेजीज नहीं ले पाए, समय की कमी है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाज़त। ब्रेक उस पर आप देख सकते हैं वायदा